सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू के ऑनलाइन क्लासेस में। वाणिज्य कक्षा 12 की कक्षाएं चालू है। लेखा शास्त्री क्लास कल हमने आरण पर ब्याज की गणना के नियम सूत्र ये सीखे थे, ठीक है। और आज हम उसी चीज को सीखने के लिए व्यवहारिक प्रश्न करते हैं। अपनी पुस्तक का जो लघुतरात्मक प्रश्न है 6, वो डेट दिए हुए हैं। 3 पार्टनर है, चंद्रा, सूर्य और किरण। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है। तीनों के आहरण बताए हुए हैं, किस किस तारीख को किए गए हैं। आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वही बात, हमने प्रश्न में अगर साफ साफ लिख दिया जाए किस विधि का इस्तेमाल करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उस विधि से हम सवाल हल कर लेंगे। अगर प्रश्न में साफ साफ ना लिखे, और 99% चांसेस ये रहेंगे कि आपको प्रश्न में कहीं भी लिखेगा नहीं कि कौन सी विधि का आपको इस्तेमाल करना है, तो अपने को प्रश्न पहचानना है। प्रश्न पहचानने के बाद उसी के आधार पर उस विधि का हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं समयांतराल है वो क्या है, असमान है, और राशि भी क्या है, असमान है। इसका मतलब यहां पर कौन सी विधि लागू होगी, गुणनफल विधि लागू होगी। कौन सी विधि लागू होगी, गुणनफल विधि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न का हल करते समय गुणनफलों की गणना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनफलों की गणना। तो यहां मैंने लिख दिया डेट, फिर उसके बाद सबसे पहले हम चंद्रा है उसकी गुणनफल बना लेते हैं। चंद्रा का, चंद्रा ने पहला आहरण किया 1 फरवरी 2016 को, कितने रुपयों का, 1000 रुपयों का, ठीक है। 1 फरवरी को उसने आहरण किया और वर्ष समाप्त होता है 31 दिसंबर को। तो कितने महीने चला ये, 11 महीने हो गया ना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 11 महीने का आहरण हो गया। उसके बाद उसका अगला आहरण था 1 मई 2016 को, ठीक है। कितने रुपयों का, 3000 रुपयों का। तो 4 महीने निकल गए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने निकल गए। पीछे कितने महीने बचे, 8। तो ये 3000 रुपए हो गए 8 महीने के लिए। फिर उसने अगला आहरण किया, तारीख लगा देता हूं मैं, 1/8/2016, इसको कोई आहरण नहीं है। अगला आहरण किया उसने 1/12/2016 को, कितने रुपयों का, 6000 रुपयों का। इसका मतलब ये 1 महीने का ही हुआ, ये 1, ठीक है। 11,000, 24,000 और 6,000, कुल हो गए 41,000। 4, 5, 6, 11, 2 और 1, 3, 1, 4, 41,000। तो चंद्रा का गुणनफल कितना हुआ, 41,000। उसके बाद बात करते हैं सूर्य। सूर्य का पहला आहरण कब हुआ, 4,000 रुपयों का। कब हुआ, 1 मई को। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने गुणा 8। उसके बाद अगला आहरण किया उसने 1 अगस्त को। 1 अगस्त को उसने कितना किया, 4,000 रुपए। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हो गए, 5। उसके बाद उसने अगला आहरण किया 1 दिसंबर को, कितने रुपयों से, 2000 रुपयों से, 1 महीने का हो गया। समझ में आ रही है बात। अब गुणनफल तैयार कर लेते हैं। 32,000, 20,000 और 2,000, टोटल हो गए 54,000, ठीक है। उसके बाद किरण, किरण का पहला आहरण है वो 1 फरवरी को है,
तो 1 फरवरी को उसने आहरण किए 2000 रुपयों का, उस पर ब्याज लग जाएगा 11 महीने का। उसके बाद उसने 1000 रुपये निकाले 1 मई को, उस पे लग जाएगा 8 महीने का ब्याज। उसके बाद उसने आहरण किया 3000 रुपये, और वो भी कब किए? 1 अगस्त को, तो उस पे लग जाएगा 5 महीने का ब्याज। और अंतिम आहरण किया उसने 4000 रुपये, और वो कब किए? 1 दिसंबर को, इस पे लग जाएगा 1 माह का ब्याज। गुणनफल तैयार कर लेते हैं। 22,000, 8,000, 15,000 और 4,000। 8 2 10 5 15 4 19 3 4 49,000। 22 और 8 30, 30 10 40, 5 45 और 4 49,000। अब हमने तीनों के गुणनफल तैयार कर लिए, ठीक है। अब इसे हल कैसे करेंगे? आहरण पर ब्याज। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था गुणनफलों का योग गुणा ब्याज दर बट्टे 100 गुणा 12, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रा का गुणनफल कितना है? 41,000 गुणा ब्याज की दर 6%, 100 गुणा 12, 2 0 से ये काट दिया, 2 0 5। तो चंद्रा के आहरण पर ब्याज आया 205 रुपए। उसके बाद अगला कौन है? सूर्या। सूर्य का गुणनफल है 54,000, ब्याज की दर 6, 100 गुणा 12, 2 2 0, इसका आ जाएगा 270 रुपए, ठीक है। तीसरा है किरण। किरण का गुणनफल है 49,000, 6% ब्याज की दर गुणा 100 गुणा 12, ये काटे 2 2 0 से 2 0, 2 से ये काट दिए, 2 2 4, 4 2 8, 5 2 10, ये हो गए 245, ठीक है। तो गुणनफल बनाना समझ में आया सबके? रिपीट कर देता हूं। यहां पर समयांतराल देखो, फरवरी, मई, अगस्त, दिसंबर, समयांतराल असमान है, और ब्याज की जो आहरण है वो उसकी राशि भी असमान है। तो जब ब्याज की राशि और आहरण दोनों असमान हो तो हमें कौन सी विधि इस्तेमाल करनी होती है? गुणनफल विधि। और इस तरह से गुणनफल तैयार किया जाता है, ठीक है। जितने समय के लिए आहरण किया गया उतने समय के लिए उससे आहरण की राशि को गुणा करके गुणनफल तैयार किया जाता है, ठीक है। आई थिंक ये गुणनफल विधि है वो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी आगे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा कि आपको होमवर्क में कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये आपके जो लघुतरात्मक क्वेश्चन थे उसका छठा क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपकी बुक का जो आंकिक प्रश्न है उसका 5वां क्वेश्चन। मैं ये सबने लिख लिया होगा, मिटा रहा हूं, आपको अपनी कॉपी में ये करना है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत थोड़ा बचा है, कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं, कुछ एक आपको करने हैं, और जो आपके पास उपलब्ध पुस्तक है उस पुस्तक के जो उदाहरण है, इलस्ट्रेशन है, वो आप खुद से करो, क्योंकि पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, और जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। हमने 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप सुन लेना, लिखूंगा नहीं। ए और ब 7:3 के अनुपात में लाभ बांटते साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख और 40,000 थी। पूंजी एवं आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज लगाया जाना था।
व्यय को 1000 रुपए प्रति माह वेतन, ध्यान से सुनना, व्यय को 1000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को ए ने 1000 रुपए प्रति माह एवं व्यय ने 600 रुपए प्रति माह आहरण किया। पूंजी एवं आहरण पर ब्याज लगाने से पूर्व परंतु व्यय का वेतन घटाने के बाद, ध्यान देना ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बी को जो सैलरी दी जा रही है वो घटा दी गई है लाभों में से। वर्ष का लाभ 54,960 रुपए था। शुद्ध लाभ ऐसा कमीशन घटाने के बाद पर 5% की दर से ए को कमीशन का प्रावधान करना है। उपरोक्त सूचनाओं से 31 मार्च 2017 का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। प्रश्न आपने पढ़ लिया, सुन भी लिया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कक्षा 11 की पुस्तक में तीसरे चैप्टर में हमने बात की थी, या इसके बाद हमने बात की थी समायोजन के सहित अंतिम खातों में, जहां पर हमने मैनेजरियल कमीशन की बात की थी। अगर कहीं भी प्रश्न में प्रतिशत दिया हुआ है कि इतना प्रतिशत लगाना है, ध्यान देना, मैंने पहले भी कही थी, आज भी कहता हूं, आप कहीं भी गणितीय संख्या हल करो या गणितीय प्रश्न हल करो या अकाउंट के प्रश्न हल करो, चाहे आप स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, कंपटीशन लेवल पे हो, अगर कहीं भी प्रश्न है और ये लिखा हुआ है प्रतिशत के बाद उस लाइन में के बाद, के पश्चात, के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है, इन शब्दों में से किसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो जो ब्याज की दर है वो किस तरह से लगेगी? वो ब्याज की दर लगेगी दर बट्टे 100 प्लस दर। जैसे मान लो प्रश्न में क्या गया, अभी जैसे इसी प्रश्न की बात कर रहे हैं, 5% ऐसा कमीशन घटाने के पश्चात, तो यहां पर दर कैसे लगेगी? 5/105 लगेगी। ठीक है, ये सिंपल सा एक छोटा सा नियम था जो मैंने रिपीट कर दिया, दोहरा दिया, याद रखना। अब प्रश्न बहुत आसान है, अपने को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले दो छोटी छोटी गणनाएं हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहली गणना है आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। तो सबसे पहले ए के आहरण पर ब्याज। अब देखो, जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो इस प्रश्न में पता चलता है कि प्रश्न में क्या लिखा है, ए प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को, ए है वो प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को 1000 रुपए निकाल रहा है। अब समयांतराल भी समान है, प्रथम तारीख को निकाल रहा है और राशि भी समान है, 1000 रुपए निकाल रहा है। तो कौन सी विधि लागू होगी? तीसरी विधि, औसत अवधि विधि। तो औसत अवधि विधि का सूत्र क्या था? आहरण पर ब्याज का सूत्र था कुल आहरण गुणा ब्याज दर गुणा औसत अवधि बट्टे 100 गुणा 12। अब प्रश्न कह रहा है कि ए है वो प्रत्येक माह की पहली तारीख को 1000 रुपए प्रति माह 1000 रुपए आहरण कर रहा है। इसका मतलब वो 12 महीने तक कितने रुपए आहरित करेगा? 12,000 रुपए करेगा। हर महीने 1,000 रुपए निकालेगा तो कुल आहरण कितना हो जाएगा उसका? 12,000 रुपए। तो कुल आहरण हो गया उसका 12,000 गुणा, प्रश्न में आपके ब्याज की दर दी गई है, प्रश्न में ब्याज की दर दी गई है 10% वार्षिक। कितने दी गई है ब्याज की दर? 10%। तो ब्याज की दर हो गई 10%। औसत अवधि की बात करते हैं। हमने 3 औसत अवधियों की बात की थी जो फिक्स थी। प्रत्येक माह की पहली तारीख को आहरण करें तो 6.5 महीने, प्रत्येक माह के मध्य में करें तो 6 महीने और प्रत्येक माह के अंत में करें तो 5.5 महीने औसत अवधि। तो यहां प्रश्न में लिखा है कि ए प्रत्येक माह की पहली तारीख को तो 5.5 महीने, सॉरी 6.5 महीने बट्टे 100 गुणा 12। ये हटाया, यहां दशमलव हटा के 10 कर दिया, ये गए 0 0, 12 से ये काटे 10 और इस पे आहरण पर ब्याज हो गया 650 रुपए। ठीक है, अब बी का हल कर लेते हैं। बी प्रत्येक महीने कितने रुपए निकालता है? बी प्रत्येक महीने 600 रुपए निकालता है। बी निकालता है 600 रुपए। कितने रुपए? 600। तो 12 से गुणा करेंगे तो 7200 रुपए उसका कुल आहरण हो जाएगा। 7200 गुणा 10 और वो भी प्रत्येक महीने की पहली तारीख को है तो 6.5 महीने औसत अवधि
12, दशमलव हटाया 10, 10 से 10 डिवाइड हो गए 0 0 6 72 0 390 रुपए। ठीक है, 6 5 30, 6 6 36 और 3 39, 390 रुपए। ठीक है, आरण पर ब्याज हो गया। अब बात करते हैं पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज का सूत्र था पूंजी गुणा ब्याज दर बटे 100। अगर प्रश्न में अतिरिक्त पूंजी का उल्लेख है तो उस हिसाब से हम गणना करेंगे। इस प्रश्न में अतिरिक्त पूंजी का कोई उल्लेख नहीं है। पहले ए ने 1 लाख लगाए और बी ने 40,000 लगाए, तो 1,40,000 पर हम ब्याज की गणना करेंगे। तो ए का ब्याज हो जाएगा 1 लाख गुणा 10 बट्टे 100, कितने हो जाएंगे 10,000 रुपए। और बी ने लगाए थे 40,000, 40,000 गुणा 10 बट्टे 100, इसके हो जाएंगे 4,000। ये आ जाएगा पूंजी पर ब्याज। अब हमें जो सामान्य तौर पर वर्किंग नोट बनाने थे, गणनाएं करनी थी, वो कर ली। अब हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016, CR दिया। ठीक है, प्रश्न में वर्ष भर का प्रॉफिट बता रहा है आपको 54,960 रुपए वर्ष भर का प्रॉफिट है, वो आपको दिया गया 54,960। तो बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 54,960। उसके बाद प्रश्न पढ़ते जाते हैं। पूंजी एवं आरण पर 10% वार्षिक ब्याज। तो पहले पूंजी पर ब्याज देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का निकाला था हमने 10,000, बी और बी का निकाला था हमने 4,000, कुल हो गया 14,000। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। ए का था 390 रुपए और बी का था ए का था 650 और बी का 390, कुल हो गया 1,040। कुल कितना हो गया 1,040। ठीक है, अब आरण पर ब्याज दे दिया। अब इनको कमीशन देना है, किसको, ए को। तो टू एज कमीशन। अब ए के कमीशन के बारे में सूचना क्या है कि ये सारे समायोजन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट का आपको क्या देना है, कमीशन देना है, वो भी 5% करने के बाद। तो अब देखो कुल लाभ कितना हो गया 54 और एक 55, 55 एक 56, कुल लाभ हो गया 56,000। कुल लाभ कितना हुआ 56,000 और उसमें से कितने कम हो गए 14,000। कितने कम हो गए 14। तो 56 में से 14 गए, हमारे पास लाभ कितना बच गया, लाभ बच गया 42,000 रुपए। लाभ कितना बच गया 42,000। समझ में आ गई बात भाई। हमने कुछ नहीं किया, इस साइड की टोटल की और इस टोटल को हमने 14,000 रुपए जो पूंजी पे ब्याज के थे वो घटा दिए। अब हमारे पास लाभ कितना बचता है 42,000। तो इस पर कमीशन कितना देना है 5% के बाद के पश्चात वाला फॉर्मूला है, तो दर लग जाएगी 5/105। 5 से 1 8 21, 21 2 42। तो ए का कमीशन कितना बनता है 2,000 रुपए। ए का कमीशन कितना बनता है 2,000 रुपए। अब लाभ अनुपात इनका 7:3। तो अब जो शेष बचा वो साझेदारों का लाभ है। तो 2 पार्टनर्स
कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। पहले ए, अब देखो आपके पास इनका टोटल हुआ था 56,000 हुआ था। 56 में से 14 दे दिया आपने ब्याज, पूंजी पर ब्याज के, और 2,000 रुपए दे दिए कमीशन के, तो आपके पास लाभ बच गया 40,000, ठीक है। तो इस 40,000 में ए का हिस्सा कितना है, 40,000 गुणा 7/10। ये 7/10 कैसे किया मैंने आपको बता देता हूं। इनका लाभ हानि अनुपात है 7:3, तो जब अनुपात हल करते हैं तो अनुपात में उसका हिस्सा और कुल, अनुपात बट्टे कुल कितना है 10 है इन दोनों का योग, तो इस तरह से हम हिस्सा निकालेंगे। तो उसके हिस्से में आ जाएंगे 28,000। इसी तरह बी की बात करते हैं, 40,000 गुणा 3/10, ये हो जाएंगे 12,000, और कुल 40,000 बाहर, ठीक है। और इस तरह से अकाउंट टोटल हो जाएगा 56,000। समझ में आया? रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न दिया हुआ था जिसमें दो पार्टनर थे ए और बी, दोनों का पूंजी अनुपात, लाभ अनुपात था 7:3, पूंजी थी 1,00,000 और 40,000, और प्रत्येक साझेदार है वो प्रत्येक माह की पहली तारीख को ए 1,000 रुपए आहरित करता है और बी 600 रुपए आहरित करता है, ठीक है। पूंजी पर और आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज का प्रावधान है। ए है उसे हर महीने सैलरी मिलेगी 1,000 रुपए प्रति माह। प्रश्न में कहा गया वर्ष भर का लाभ है वो 54,960 है, और इस लाभ में से ए का वेतन डेबिट कर दिया गया, मतलब काट लिया गया है, उसके बाद ये लाभ बचा है। और ये कह रहा है कि ये वेतन कमीशन, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज, इन दोनों का प्रावधान करने के बाद जो लाभ बचता है उसका 5% कमीशन ए को मिलेगा, ऐसा कमीशन घटाने के बाद लाभ पर। तो के बाद शब्द आया, तो हमने क्या किया, पहले आहरण पर ब्याज की गणना और पूंजी पर ब्याज की गणना कर ली। आहरण पर ब्याज का हमने देख लिया औसत अवधि विधि से होगा, क्योंकि प्रत्येक महीने की निश्चित तारीख को आहरण कर रहा है और निश्चित राशि से आहरण कर रहा है, तो औसत अवधि से हमने आहरण पर ब्याज निकाल लिया। उसके बाद पूंजी पर ब्याज निकाल लिया। पूंजी पर ब्याज है वो साधारण विधि से निकाल लिया, क्योंकि साधारण विधि है, पूंजी का कोई परिवर्तन नहीं है, पूंजी साल के शुरू में जो थी वही है, उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। तो पूंजी पर ब्याज निकाल लिया। पूंजी पर ब्याज हो गया 14,000 रुपए और आहरण पर ब्याज हो गया 10,400। कमीशन है उसकी गणना कर ली। अब जो लाभ बचा वो 7:3 अनुपात में हमने इनको बांट दिया, और ये P&L एप्रोप्रिएशन हो गया। अब प्रश्न में क्या सूचना दी थी कि ए को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी डेबिट करने के बाद, यानी घटाने के बाद लाभ बचा, तो डेबिट कर दिया, इसका मतलब इस खाते में हम उसको वापस नहीं दिखाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर ऐसी बात नहीं लिखता तो हम यहां लिखते हैं टू एज सैलरी और वो राशि लिख देते। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए की सैलरी है वो लाभों में से डेबिट कर दी गई है, तो ए की सैलरी लाभों में से डेबिट करने के बाद उसको वापस डेबिट नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रश्न में यह कह दिया जाता कि साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए, तो हम वो सैलरी है साझेदार ए के पूंजी खाते के सीआर में जरूर लिखते। ध्यान देना, अगर प्रश्न में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि साझेदारों की सैलरी डेबिट करने के बाद लाभ, तो इस प्रकार के प्रावधान में वो सैलरी है वो साझेदार के P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, लेकिन साझेदारों के पूंजी खाते में चली जाएगी। अगर प्रश्न में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है तो फिर वो दोनों जगह आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम पक्ष में भी आ जाएगा और साझेदार के खाते के जमा पक्ष में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 आपकी पुस्तक का वो किया। इसके बाद होमवर्क में जो क्वेश्चन करने हैं वो मैं अभी आपको आपके ट्यूटोरियल पर इमेज है वो डाल दी जाएगी, इससे आप अपने क्वेश्चन देख लेना। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो उस बुक से भी वो क्वेश्चन देख के कर लेना। और जहां तक मैं संभावना समझता हूं कि बुक है वो आपको अवेलेबल करवा लेनी चाहिए, अपने आस पड़ोस में कहीं से भी बुक उपलब्ध है, पुरानी बुक ही है, नई नहीं है तो कहीं मारामारी हो, इसलिए बुक ले आओ आप और क्वेश्चन सोल्व करने शुरू कर दो, ठीक है। टाइम मिले, टाइम ही टाइम है, अभी तो आपके पास कहीं बाहर जाना तो है नहीं, तो आप बुक के जो इलिस्ट्रेशंस है, उदाहरण है, वो भी हल करने शुरू कर दो, ठीक है। आज के बाद जो इस टॉपिक की बचे हुए छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है वो पूरा करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम इस टॉपिक को केवल और केवल आंकिक जो प्रश्न है उनको पूरा हल करने के बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं,
ठीक है, प्रश्न देख लेना, समझ लेना, अगर कोई बात ना समझ में आए तो उसको आपको बताया हुआ उस जरिए से अपनी समस्या रख सकते हो, हल कर दिया जाएगी। आज हमने 2 प्रश्न सीखे थे, आरण पर ब्याज जो गुणनफल विधि से किया था और आरण पर ब्याज जिसमें औसत अवधि विधि। 2 प्रश्नों में हमने दोनों विधियां सीख ली थी। कमोबेश इस स्थिति से हम साधारण ब्याज की गणना का सूत्र था वो भी हमने यहाँ सीख लिया, पूंजी की जगह वहां पर आरण हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने जो कल वीडियो में हमने जो चीजें थ्योरी में सीखी थी आज हमने उनको व्यावहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में कर लिया है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।